हेलो फ्रेंड्स, आज ऑप्टिक्स में हम अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स का स्टडी करेंगे। अभी तक हमने सोर्स ऑफ लाइट की चर्चा की है एंड मीडियम्स के बारे में भी हमने देखा था कि किस तरीके से ऑप्टिकल मीडियम होते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा इससे आगे की ओर बढ़ते हैं हम और स्टार्ट करेंगे अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को एक दूसरे टर्म से भी हम जानते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ ज्योमेट्री इन्वॉल्व होती है। चूँकि हम लाइट को एज अ रे मानते हैं, इस कारण से कुछ ज्योमेट्रिकल चीज़ें हमें नज़र आती हैं, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक जो है आज के लेक्चर का वो है अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स या इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जब भी अप्रॉक्सीमेशन की हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें हम किसका अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं? लाइट का, कि लाइट है क्या चीज़, कैसे प्रोपोगेट होती है। तो उसका एक अप्रॉक्सीमेशन उस समय 1800 ईयर्स के आसपास ये चीज़ सोचा गया था कि किस समय कैसे लाइट प्रोपोगेट होती है, उसके लिए रे एज्यूम किया गया था। तो बेसिकली वही अप्रॉक्सीमेशन है, तो मैं उसी को लिख रहा हूँ। लाइट प्रोपोगेट्स इन स्ट्रेट लाइन with finite velocity। ये जो finite velocity है ये अप्रोक्सीमेशन का पार्ट नहीं है। इसमें अप्रोक्सीमेशन का पार्ट ये है कि लाइट प्रोपोगेट्स इन स्ट्रेट लाइन, ये अप्रोक्सीमेशन का पार्ट है। वो तो फाइनाइट वेलोसिटी उसका हमें है पता है, तो विथ फाइनाइट वेलोसिटी हम ये ले रहे हैं इन। तो जब भी हम इस प्रकार की बातें करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में हमें क्या आना चाहिए कि इसका फॉर्म क्या है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और ये लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रे। उन्होंने लाइट को कैसे माना? लाइट को इस तरीके से माना कि एक रे का फॉर्म माना, रे जैसा माना, और वो प्रोपोगेट्स करती है स्ट्रेट लाइन में और फाइनाइट वेलोसिटी से। तो हमने कैसे हमारे अप्रोक्सीमेशन से हमने लाइट को एज अ रे माना और इस पे जो ये डायरेक्शन दिखा रहा है ये क्या बताता है? एरो। एरो शोज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही लाइट जो है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, उसको हम रे मान रहे हैं। और जब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उसकी एक फाइनाइट वेलोसिटी है। तो ये एजम्पशंस या ये अप्रॉक्सीमेशंस स्टार्टिंग में लिए गए थे। उसके बाद लोगों ने जो लाइट को एज अ रे माना तो रे की भी डेफिनेशंस अपने अपने अकॉर्डिंग दी। न्यूटन्स ने रे को बताया कि मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है। जब न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी हम पढ़ेंगे तो उसके जो बुक हैं ऑप्टिक्स, वहाँ से मैं वो डेफिनेशन लिखूंगा और वहाँ से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। हैगन्स प्रिंसिपल जब दिए हैगन साहब ने तो उन्होंने भी अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखी कि वो रे को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो अभी हमें इस पे नहीं जाना है कि रे के लिए दोनों की जो न्यूटन्स एंड हैगन की अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। बस अभी हमें इतना ही समझना है कि हम लाइट को एज अ रे मान रहे हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो जब हम ऐसा अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो इसमें दो प्रॉपर्टी इनहेरेंट हो जाती है कि मीडियम कैसा होना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन में अगर ट्रेवल कर रही है तो बाय डिफॉल्ट कुछ और एजम्पशंस भी हैं अबाउट मीडियम। तो मीडियम के लिए जो एजम्पशन लिए गए हैं, मीडियम की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी पहली प्रॉपर्टी इस टाइप से होनी चाहिए कि वो होमोजीनियस होना चाहिए।
हम रे ऑप्टिक्स में ये बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं कि जो भी हम ऑप्टिकल मीडियम की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल मीडियम। तो ये ऑप्टिकल मीडियम होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का कहने का मतलब मेरा ये है कि मान लीजिए ये ग्लास है या वाटर है, कोई भी एक ऑप्टिकल मीडियम है, तो इसका यहाँ पे जो कंपोजिशन है, इसके सराउंडिंग्स का भी वही कंपोजिशंस है, यहाँ से दूर यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लें उसका भी सेम टाइप का कंपोजिशन है, यहाँ भी सेम टाइप का कंपोजिशन है, यहाँ भी सेम टाइप का कंपोजिशन है, यहाँ भी सेम, इनफैक्ट इस पूरे रीजन में सेम टाइप का कंपोजिशन है। नॉट ओनली दिस रीजन, पूरे इंटायर में कोई भी पॉइंट पिक कर लूँ वहाँ पे सेम टाइप के कंपोजिशन, सेम टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ऐसे ऑप्टिकल मीडियम की हम कल्पना करते हैं रे ऑप्टिक्स में। और जब ऐसे होमोजेनियस मीडियम होगा तभी जब इस पे लाइट ट्रेवल करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, अन्यथा ट्रेवल नहीं करेगा। तो जब भी हम ये कहते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो हमारे मन में इनहेरेंट आनी चाहिए कि मीडियम भी हम होमोजीनियस एज्यूम कर रहे हैं। ये पहली बात हुई। दूसरा, एसोट्रॉपिक नेचर भी होना चाहिए। एसोट्रॉपिक का कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट हो जाए। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने सेम अगेन एक ऑप्टिकल मीडियम खींचा इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इन जनरल 3 डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, एक्स, वाई एंड सपोज जेड। तो जो म्यू है, म्यू चाहे मैं इस डायरेक्शन के लिए लिखूं, चाहे मैं इस डायरेक्शन के लिए लिखूं, चाहे मैं इस डायरेक्शन के लिए लिखूं, सेम होना चाहिए। कहने का मतलब इसको अगर मैं म्यू एक्स नाम दे रहा हूं, ये म्यू वाई, ये म्यू जेड, तो म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू जेड इज इक्वल टू म्यू। और नॉट ओनली इतना, इनके कोई भी मैं कॉम्बिनेशंस ले लूं, किधर भी कोई भी डायरेक्शन एज्यूम कर लूं, सपोज मैंने ऐसे डायरेक्शन एज्यूम किया, ये इसके परपेंडिकुलर है, और यहां से निकलते हुए मैंने इसको x, इसको y, इसको z एज्यूम किया, कोई भी रैंडम डायरेक्शन में लूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो म्यू है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। म्यू डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। मतलब अगर इसमें ऑप्टिकल, इस मीडियम में अगर रे कहीं से भी एंटर करे, कैसे भी एंटर करे, बस इसमें मैटर यही करेगा कि इंटरफेस क्या है, उसमें नॉर्मल कैसे बन रहे हैं, नहीं कि उसके मीडियम में किस तरीके से एंटर कर रहा है, कितना डिग्री से एंटर कर रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी हम ये कहते हैं कि जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है किसी ऑप्टिकल मीडियम में, तो आपके दिमाग में ये दोनों चीज़ लेके चलिएगा कि मीडियम हम होमोजीनियस मान रहे हैं, मीडियम हम एसोट्रॉपिक मान रहे हैं। अदरवाइज हो सकता है कि लाइट बेंड कर जाए, हम वो देखेंगे जब हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नाम का टॉपिक पढ़ेंगे, तब उसमें देखेंगे कि लाइट जो है रिफ्रैक्ट होने के बाद बैंड हो जाती है, और वो बैंड इस तरीके से होती है, कंटिन्यूस बैंड होती है, और उस समय हमें ऐसा लगता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रही है, क्योंकि उस समय जो मीडियम होता है वो होमोजीनियस नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी के साथ हम डील करने वाले हैं। तो फिलहाल जब भी आप लाइट को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करें तो अपने दिमाग में लेके चलें कि वहाँ पे मीडियम होमोजीनियस है एंड आइसोट्रॉपिक है। ये बॉटम ऑफ द लाइन था इस अप्रॉक्सीमेशन का, रे ऑप्टिक्स का। अभी फ्रेंड्स वो घड़ी आ गई है, हम शुरू से ये सुनते आ रहे हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसका स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं। तो जब भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिकली ये लॉज है, इसका मतलब इसमें 2 लॉ हैं, इसीलिए ये लॉज है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें एक मीडियम की आवश्यकता है, ऑप्टिकल मीडियम की। तो चलिए सबसे पहले एक ऑप्टिकल मीडियम ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये एक ऑप्टिकल मीडियम है, लाइक दिस, इसका कुछ थिकनेस है,
ऐसा, और इसको एक टेबल के ऊपर रखा गया है। ये टेबल है जिस पे इसको रखा गया है। आप ऐसा एज्यूम करने की कोशिश करिए, इसका विजुअलाइजेशन लेने की कोशिश करिए। और ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये सरफेस ऐसा सरफेस है जो कि स्मूथ है और बहुत स्मूथ है। इसमें रफनेस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, चिकना है, ऐसा आप मान सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रिफ्लेक्शन की फिनोमिना हम स्पेशली मिरर वगैरह में देखा करते हैं, जब या फिर जल जब शांत होता है तो उसमें देखते हैं। मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया था कि जो इंडिया के लोग हैं, चाइनीज़ लोग हैं, पुराने ज़माने में मिरर बनाने के लिए ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे, उससे पहले लोग कॉपर का यूज़ करते थे, लाइक दिस। तो ये एक बेसिकली हमें क्या चाहिए, बहुत ही चिकना स्मूथ सरफेस चाहिए, या फिर मिरर आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं, लाइक इस टाइप से सरफेस है। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक रे यहां से इंसिडेंट हुआ ऐसा, और इस सरफेस पे गिरा, ये सरफेस पे गिरा, ये इंसिडेंट पॉइंट है। अब इसमें चीज़ों को समझिए, मैं क्या क्या इसमें टर्म्स यूज होते हैं, थोड़े आपके लिए नए होंगे। इस टाइप से रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जो पॉइंट है सरफेस पे, इसमें लिख सकते हैं इसको इंसिडेंट पॉइंट ऑन सरफेस। अब इसमें होता क्या है, हम यहां पे एक प्लेन की कल्पना कर रहे हैं, ऐसा प्लेन। अब ये अंदर चला गया, आप ऐसा एज्यूम करिए, ये इसके अंदर चला गया ये प्लेन, और टेबल के अंदर से होते हुए ये ऐसा निकला, ये ऐसा प्लेन है। और इस प्लेन पे, ये जो आप प्लेन देख रहे हैं, ये प्लेन कैसा प्लेन है, ये प्लेन ऐसा है, मान लीजिए ये बुक सरफेस ये प्लेन है, और इस पे इस टाइप से प्लेन एक बना हुआ है। ये जो प्लेन है बेसिकली ये वाला प्लेन है, और ये जो बुक सरफेस आप देख रहे हैं वो बेसिकली हमारा स्मूथ सरफेस है, ऐसा आप मान सकते हैं। तो हम ऐसे टाइप से प्लेन की कल्पना कर रहे हैं। अब इस प्लेन पे हमारा इंसिडेंट रे है, जब ये यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पे होगा, ऐसा। ये जो रे आपने देखा जिसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे वो भी इसी प्लेन पे होगा। तो इसका जो पहला लॉ है, पहले लॉ के अकॉर्डिंगली ये बोला जाता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, और साथ ही साथ इसमें एक और टर्म भी है कि ये जो इंसिडेंट पॉइंट है, ये इंसिडेंट पॉइंट, यहां पे यदि मैं सरफेस से नॉर्मल खींचूं, नॉर्मल टू द सरफेस खींचूं, तो ये इस तरीके से आएगा। ये इसको बोला जाता है, इसको अच्छे शॉर्ट फॉर्म में तो हम नॉर्मल ही बोलते हैं, लेकिन अगर इसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करें तो दिस इज नॉर्मल टू सरफेस। ये ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल टू सरफेस एट इंसिडेंट पॉइंट। ये इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल टू द सरफेस है। तो जो पहला लॉ है, पहले लॉ के अकॉर्डिंगली ये बोला जाता है कि ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, ये प्लेन जो आप देख रहे हैं, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है, इस प्लेन का एक नाम है, इसको बोला जाता है इंसिडेंस प्लेन।
क्या बोला जाता है? इंसिडेंट प्लेन। तो ये जो इंसिडेंस प्लेन है उसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द सरफेस एट इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मैं फिर से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो सबसे पहले आप एज्यूम करिए कि स्मूथ सरफेस है। इस स्मूथ सरफेस पे एक 90 डिग्री का प्लेन एज्यूम करिए। 90 डिग्री का प्लेन आप कैसे भी एज्यूम कर सकते हैं, आप ऐसे 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 भी एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप ऐसे प्लेन को चूज करेंगे जिसमें आपका इंसिडेंट रे आए। तो मान लीजिए कि ये प्लेन है और इसमें एक इंसिडेंट रे आ रही है, तो यहां से एक इंसिडेंट रे आके यहां पे स्ट्राइक की, तो जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगी वो भी इसी में ही आएगी, इसी प्लेन पे ही वो बिलोंग करेगी। इसको थोड़ा मैं टिल्ट करता हूं। तो अगर मान लीजिए आप इस पे एक इंसिडेंट रे एज्यूम कर रहे हैं ऐसा, तो इससे रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसा इसी प्लेन पे रहेगी। तो दिस इज द मीनिंग, ये होता है इंसिडेंस प्लेन। इसको बोलते हैं इंसिडेंस प्लेन या प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो इसका इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसका पहला लॉ नंबर फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे normal to surface at incident point and reflected ray, ये तीनों के तीनों lie on the same plane and the plane is known as incidence plane। तो ये इसका पहला लॉ है, ठीक है। इसमें एक दूसरा प्रॉपर्टी भी है, एक दूसरा लॉ भी है। वो क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे कि जब ये एक ही प्लेन में है, ये तीनों के तीनों चीज एक ही प्लेन में है, तो इसको बुक्स में कुछ इस तरीके से शो करता है, लाइक दिस। और यहां पे एक प्लेन लेता है ऐसा, जिसको हम इंसिडेंस प्लेन बोल रहे हैं। और इस प्लेन पे सपोज एक लाइट ऐसा गई इसी प्लेन पे, तो यहां पे आप एक नॉर्मल खींचेंगे, ये हुआ नॉर्मल, और यहां से एक रिफ्लेक्टेड रे भी रहेगी लाइक दिस। तो इनके बीच का जो एंगल होता है, इसको I और इसको R से शो करते हैं हम लोग। इसमें से क्या इंसिडेंट रे है? दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड I को बोलते हैं I इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड R इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो दूसरा लॉ है वो ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दूसरा लॉ है, I इक्वल टू R। तो
इस तरीके से हमने दो लॉ की अंडरस्टैंडिंग ली, लेकिन अभी तक हमें फिजिक्स समझ में नहीं आया कि ऐसा होता क्यों है। लोगों ने ये देखा कि जब ऑप्टिकल मीडियम में कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो उसमें उन्होंने रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया। जब रिफ्लेक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व किया तब लोगों को पता चला कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे हैं और जो नॉर्मल टू द सरफेस एट द इंसिडेंट पॉइंट हैं, वो सभी के सभी एक ही प्लेन पे बिलोंग करती हैं। दूसरा उन्होंने ये भी देखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट लोगों को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही थी। लोगों को इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हो गई थी कि नेचर कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मैंने हिस्ट्री में बताया था कि न्यूटन साहब आए, उन्होंने अपना कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी लेके आया। उसके बाद हाइगन्स साहब आए, उन्होंने अपना वेव थ्योरी लेके आया, इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। बट चूंकि वो 10th का सिलेबस नहीं है, इसलिए राइट नाउ हम डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं उसको अलग से एक क्लास लूँगा। फर्मेट्स ने भी अपने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर हम एक अलग से ऑप्शनल वीडियो बनाएंगे। तो आप उस पर इसकी एनालिसिस देखिएगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी और वो कैसे इन चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे थे अपने थ्योरी, अपने मॉडल्स के द्वारा। तो वहाँ पे इसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, इसके पीछे की फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अभी फिलहाल आप लॉ पे अपने आप को बाउंड रखिए, अपने आप को सीमित रखिए, क्योंकि 10th के सिलेबस में इतना ही है। इसके बाद हम एक चीज़ और पढ़ेंगे जो कि आगे जाके काम आएगा आपको, कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों रियल एंड वर्चुअल हो सकते हैं। तो चलिए अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हम जब रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं तो उसका क्या मीनिंग है, हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं तो उसका क्या मीनिंग है। सिमिलरली अगर हम रियल इमेज कहते हैं तो उसका क्या मीनिंग है। सिमिलरली हम अगर वर्चुअल इमेज कहते हैं तो उसका क्या मीनिंग है। क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना हम लेंस, हम स्फेरिकल मिरर, ये सब समझ नहीं पाएंगे। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें लेना ज़रूरी है आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हम इसके बाद प्लेन मिरर की ही स्टडी करने वाले हैं। और प्लेन मिरर में एक टर्म यूज होगा वर्चुअल इमेज। तो ये चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़ वर्चुअल इमेज होता है। फ्रेंड्स, अभी हम ऑब्जेक्ट एंड इमेज का डेफिनेशन देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिक्स क्या है। तो अभी हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज। और जब भी हम ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात करते हैं तो इसमें भी हम दो चीज़ें देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट भी कैसा, रियल एंड वर्चुअल। सिमिलरली इमेज भी कैसा, रियल एंड वर्चुअल। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि वहाँ एक ऑप्टिकल सिस्टम है। अब ऑप्टिकल सिस्टम का मतलब क्या है, या तो वहाँ पे कोई मिरर होगा या फिर वहाँ पे कोई लेंस होगा लाइक दिस, या उनका कॉम्बिनेशन होगा, जो भी है। मतलब या तो वहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेंगे या फिर वहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेंगे, या उनके कॉम्बिनेशन रहेंगे। ऐसे चीज़ों को हम ऑप्टिकल सिस्टम कहते हैं। जब तक आपके पास ऑप्टिकल सिस्टम नहीं होगा तब तक इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो हमें क्या चीज़ समझ में आया, हमें ये चीज़ समझ में आया कि इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें एक ऑप्टिकल सिस्टम की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि हमें एक ऑप्टिकल सिस्टम की ज़रूरत है। किसके लिए? फॉर इमेज फॉर्मेशन। और ऑप्टिकल सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है? ये एक जनरल टर्म है जिसका मतलब ये होता है, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ऑप्टिकल सिस्टम इंक्लूड्स एनी नंबर ऑफ reflecting and or refracting
इसको एंड और के फॉर्मेट में लिखने का मतलब है या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे या रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे। रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या है हम आगे देखेंगे। तो इसमें एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकते हैं। ऑल्सो एनी काइंड ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेसेस। इसका मतलब यह है कि जो ऑप्टिकल सिस्टम यहां पे होगा या तो ये प्लेन टाइप से होगा, जैसे कि प्लेन मिरर, स्लैब, ये सब प्लेन टाइप के होते हैं, या फिर कर्व टाइप का होगा, जैसे कि हमें पता है स्फेरिकल मिरर या कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, लाइक दिस। तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो इसके कोई भी काइंड हो सकता है कर्वेचर का, नॉट ओनली स्फेरिकल, पैराबोलिक शेप का हो सकता है, एनीथिंग, इलिप्स शेप का हो सकता है, हाइपरबोला शेप का हो सकता है, कोई भी टाइप का कर्वेचर हो सकता है। कर्वेचर लिखा हो एनी काइंड ऑफ कर्वेचर, मतलब एनी काइंड ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व टाइप का भी हो सकता है। तो ये इसको भी इंक्लूड करता है, एनी नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्रैक्टिंग सरफेस को भी इंक्लूड करता है। ये जो ऑप्टिकल सिस्टम होता है जो इस टाइप की प्रॉपर्टी रखता है, which can alter the path of इंसिडेंट रे। मतलब इसके पास एक प्रॉपर्टी होता है जो कि इंसिडेंट रे के पाथ को अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। ऐसे सिस्टम को हम ऑप्टिकल सिस्टम कहते हैं। सिंपल भाषा में, ये इतना सारा अंग्रेजी न देख के एक सिंपल भाषा में अगर आप समझना चाहें तो ऑप्टिकल सिस्टम कुछ नहीं है, ये लेंस हो सकता है, मिरर हो सकता है, लाइक दिस। और लेंस और मिरर बहुत टाइप के हो सकते हैं। तो ये वही चीज़ है ऑप्टिकल सिस्टम। अब ऑप्टिकल सिस्टम होगा आपके पास तभी इमेज बनेगा। ये चीज़ अपने दिमाग में लेके चलिए, अपने अंडरस्टैंडिंग बना के चलिए। जब भी हम इमेज की बात करते हैं तो वहाँ पे एक इनहेरेंट आपके मन में आना चाहिए, ऑप्टिकल सिस्टम क्या है, लेंस है या फिर मिरर है, उसका टाइप क्या है, प्लेन टाइप का है या फिर स्फेरिकल है, पैराबोलिक टाइप का है, किस टाइप का है। तो ये सब मन में आने चाहिए। तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि ऑप्टिकल सिस्टम चाहिए इमेज बनाने के लिए। अब आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सबसे अच्छा आसपास में दिखने वाला ऑब्जेक्ट मेरे पास बुक है, तो मैं यहां पे बुक बना रहा हूं। ये मान लीजिए एक बुक है, और इस बुक का नाम है और ये एक टेबल पे रखी हुई है। इस बुक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर H.C. वर्मा। मान लीजिए ऐसा आपके पास कोई बुक है और आप इसको रीड कर रहे हैं। ये किताब अगर आप देख पा रहे हैं, ये बुक अगर आप देख पा रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि इसके हर पार्ट से लाइट आपके आंखों तक पहुंच रही है। इसका मतलब क्या है, आपका एक यहां पे आंख होगा, ये हमारा आई है, और यहां से लाइट की किरणें जो रेज हैं वो इस तरीके से आपके आंखों तक पहुंच भी रही हैं और कुछ इधर उधर भी जा रही हैं। क्योंकि अगर ये इधर उधर नहीं जाती लाइक दिस, तो आपकी आंख अगर यहां पे आ जाए, आप यहां से देखना चाहो तो बुक नहीं दिखता। इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट सिलेक्ट करूं इस बुक का, तो वहां से बहुत सारे रेज निकलते हैं, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। और ये जो इसको सोर्स मानते हैं हम ऑप्टिकल की भाषा में, इसको भी हम सोर्स मानते हैं, मैंने बताया था। और इसको कैसे सोर्स मानेंगे, नॉन
ल्यूमिनस कैटेगरी का सोर्स ऑफ लाइट मानेंगे। इसका खुद का लाइट नहीं है, ये चमक नहीं रहा है, लेकिन इस पर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का लाइट पड़ने के कारण रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि आपके आंखों तक पहुंच रहा है। इसका मतलब यह है कि इसका हर पार्ट अगर इमेज बना रहा है तो इसके हर पार्ट से इस टाइप से रेज आपकी आंखों तक पहुंच रहे हैं। और इस रेज का नेचर ऐसा होगा, अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट कर दूं तो ये डाइवर्जिंग नेचर का होगा, डाइवर्ज कर रहा है। तो मुझे क्या समझ में आया, इसका जो नेचर है डाइवर्जिंग नेचर का है। इसका जो नेचर है, किसका नेचर, इस रेज का डाइवर्जिंग नेचर। जो रेज की बात कर रहे हैं वो रेज कैसा है, डाइवर्जिंग नेचर का है। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि मैंने इमेज की बात की, मैंने क्या बोला कि आप बुक को देख पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि बुक का एक इमेज बन रहा है। तो इमेज कहां बनता है, रेटिना पे बनता है। रेटिना पे कौन बनाता है, आगे क्वेश्चन पूछते जाइए अपने आप से। रेटिना पे बनाता है इमेज हमारे आंखों की लेंस। और आंखों का लेंस क्या है, ऑप्टिकल सिस्टम है। तो अभी क्लियर हो गई आपको चीजें कि जब भी ऑप्टिकल सिस्टम होगा तभी इमेज बनेंगी, अदरवाइज इमेज नहीं बनेंगी। तो एक चीज मुझे क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से अगर मुझे इमेज बनाना है तो मुझे ऑप्टिकल सिस्टम चाहिए। अगर रियल ऑब्जेक्ट है, इस टाइप से ऑब्जेक्ट को हम रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कि डाइवर्जिंग रेज देते हैं। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट पॉइंट बोलें, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पॉइंट। मतलब ऑब्जेक्ट का किसी एक पॉइंट को पिक कर लीजिए तो वहां से जो रेज निकलेंगी वो इंसिडेंट रे रहेंगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सिस्टम, एंड ये जो पॉइंट रहेगा ऑब्जेक्ट पॉइंट कहलाएगा। तो हमें क्या चीज समझ में आया, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट का लेना देना है ऑप्टिकल सिस्टम के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल सिस्टम के रिस्पेक्ट में हम डेफिनेशन कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट का लेना देना है वो इंसिडेंट रे से लेना देना है। किससे लेना देना है, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे है तो इस पे जब ऑप्टिकल सिस्टम में इस टाइप से इंसिडेंट रे पड़ेगी, ऐसा, इसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकल सिस्टम है, उस पर रे पड़ रही है। तो ऐसे रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। और यदि ऑप्टिकल सिस्टम के रिस्पेक्ट में इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग नेचर का हो, इसका जो नेचर है आप देख पा रहे हैं, अगर ये डाइवर्जिंग नेचर का हो इंसिडेंट रे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे और ऐसे ऑब्जेक्ट पॉइंट को रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट पॉइंट मिलके एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको कि ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट है। ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट। ये रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट क्यों हुआ, पहला चीज आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका लेना देना इंसिडेंट रे से है और ऑप्टिकल सिस्टम के रिस्पेक्ट में सोचना है। ऑप्टिकल सिस्टम आपका आंख भी हो सकता है। तो अगर आपके आंखों में कोई डाइवर्जिंग रे आए, ऐसा मान के चलिए, या ऑप्टिकल सिस्टम के रिस्पेक्ट में कोई डाइवर्जिंग रे आए, तो जो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट से ही डाइवर्जिंग रे आ सकती है, तो डाइवर्जिंग रे अगर आती है तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल ऑब्जेक्ट होता है और इसके हर पॉइंट को हम रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट कह सकते हैं। तो ये चीज अभी आपको क्लियर हो गई कि ये रियल ऑब्जेक्ट का निशानी है कि वहां से जो रे आएगा इंसिडेंट रे, कौन सा रे, इंसिडेंट रे विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, रियल ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ इंसिडेंट रेज with respect to optical system shall be diverging in nature।
डाइवर्जिंग नेचर का होना चाहिए। तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। एक दूसरे टाइप का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने अगेन एक ऑप्टिकल सिस्टम बनाया। ऑप्टिकल सिस्टम, ये ऑप्टिकल सिस्टम कुछ भी हो सकता है, मिरर हो सकता है, लेंस हो सकता है, स्लैब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक ऑप्टिकल सिस्टम है। उसके बाद अगर यहां पे मैं कुछ इस टाइप से रे भेजा, अब देखिए इसका नेचर चेंज हो गया। मान लीजिए ऐसे रे हैं, तो जब इस टाइप के रे हैं तो ये कैसे नेचर हैं? ये जो रे है, ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे है, इस पे गिर रहे हैं ऑप्टिकल सिस्टम में। ये भी क्या है? इंसिडेंट रे है। ये भी क्या है? इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे का जो नेचर है इस बार कन्वर्जिंग नेचर का है। अगर कन्वर्जिंग नेचर का है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ज होंगे। आंखों तक तो यहां तक पड़ गया, लेकिन अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें, ये हाइपोथेटिकल है, ध्यान रखिएगा, ये एक्सटेंशन इज हाइपोथेटिकल। तो ये यहां पे कन्वर्ज हो रहे हैं। ये क्या है? हाइपोथेटिकल, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल कन्वर्जिंग पॉइंट। मतलब ये रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल है। यहां पे अगर हम बात कर रहे थे, यहां पे अगर इंसिडेंट रे की इंटरसेक्शंस के बारे में अगर बात करें, यहां पे अगर हम इंसिडेंट रे की इंटरसेक्शंस के बारे में बात करें, ये इंसिडेंट रे हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये रियल इंटरसेक्शन है। ये ध्यान रखिएगा, ये हाइपोथेटिकल नहीं है, रियल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ये रियल इंटरसेक्शन कर रहे हैं, रियल इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इसलिए रियल है, रियल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जहां भी इंटरसेक्शन रेज का रियल हो, सिंपल भाषा में अगर आपको समझना है, एक सिंपल फॉर्मूला आपको मैं देता हूं कि जहां भी इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन रियल हो तो रियल ऑब्जेक्ट। जहां पे इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन हाइपोथेटिकल हो, जहां पे इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन हाइपोथेटिकल हो, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तो ये किसका निशानी है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या निशानी है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट की निशानी है नेचर ऑफ इंसिडेंट रे, नेचर ऑफ इंसिडेंट रेज with respect to optical system, with respect to optical system shall be converging in nature। ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है, इसका जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग होता है। और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट। और ऐसे बहुत सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट्स आपस में मिलके एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज वर्चुअल पॉइंट, व्हाट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल के क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट का निर्माण करेंगे। जैसे हमने रियल केस में देखा था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पिक किया था। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम पिक कर लेंगे रियल ऑब्जेक्ट का, तो क्या बनाते हैं? एक बुक बनाते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सिमिलरली इस टाइप से डेफिनेशंस हैं। तो हमको क्या समझ में आया? हमको एक चीज बहुत क्लियर समझ में आया दोनों केस में, जो कि कॉमन टाइप से हम लिख सकते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ऐसा ना लिखें, एक शॉर्टकट मेथड वो ये है कि पहला चीज की जो ऑब्जेक्ट है उसका लेना देना है इंसिडेंट रे से। अगर इंसिडेंट रे रियली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो रियल ऑब्जेक्ट ही होगा, और रियल ऑब्जेक्ट से ही किरणें निकलेंगी। जो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो रियल ऑब्जेक्ट पे ही होगा। लेकिन अगर वो हाइपोथेटिकल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनको एक्सटेंशन करने के बाद इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट।
और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिला के क्या बनते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हाइपोथेटिकल इंटरसेक्शन चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए एक्चुअल इंटरसेक्शन चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली वी विल लर्न द कॉन्सेप्ट अबाउट, क्या सीखने वाले हैं हम, इमेज। इमेज के बारे में सीखने वाले हैं कि वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होते हैं, रियल इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। तो चलिए अभी उसका लुकआउट लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ेंगे इमेज के बारे में। तो हमें एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जो इमेज का लेना देना है, जिस तरीके से ऑब्जेक्ट का लेना देना किससे था, इंसिडेंट रे से था, उसी तरीके से इमेज का लेना देना रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रैक्टेड रे से है। मतलब फाइनली जो या तो एक रिफ्लेक्शन होगा फाइनली उस ऑप्टिकल सिस्टम से, या फिर रिफ्रैक्शन होगा, फाइनल रिफ्रैक्शन, उससे लेना देना है इमेज का फॉर्मेशन। इसको इंसिडेंट रे से लेना देना नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली डेफिनेशंस नहीं होती। इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं हम ऑब्जेक्ट को, लेकिन इमेज को अगर डिफाइन करना है तो आपको रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसा केस हो। तो अगेन मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि अगर आपको इमेज बनाना है तो आपको एक ऑप्टिकल सिस्टम मानना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये ऑप्टिकल सिस्टम होता क्या है, वही या तो ये मिरर होगा या लेंस होगा या कॉम्बिनेशंस होंगे, कुछ भी होगा। रिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशंस वाले सरफेसेस इसमें अवेलेबल रहेंगे। कोई भी सरफेस हो सकता है, कर्व सरफेस हो सकता है, प्लेन सरफेस होता है, एनीथिंग। ये उस टाइप से सरफेसेस हैं। अगर यहां से निकलने वाली रे, जो फाइनल रे आप देख रहे हैं, अगर वो कुछ इस टाइप से हो, ये कैसे रे हैं, कन्वर्जिंग रे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सिस्टम। और ये कैसे रे हैं, ये या तो रिफ्लेक्टेड रे हैं या फिर रिफ्रैक्टेड रे हैं। और इनका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग नेचर का है। कैसे नेचर है, कन्वर्जिंग नेचर। ये ऐसे रे हैं। तो ये फाइनली क्या होंगे, एक पॉइंट पे आगे जाके कन्वर्ज हो जाएंगे। ये इनका क्या है, कन्वर्जिंग पॉइंट। तो मुझे क्या चीज समझ में आया, मैं एक ऐसे इमेज की बात कर रहा हूं। अब ये इमेज क्या है समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। कैसे रे का, रिफ्लेक्टेड रे का, रिफ्रैक्टेड रे का। मैं अगेन बताया था कि जहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो, ऐसे के लिए हम वर्ड डिफाइन करते हैं रियल। तो ये क्या है, रियल इमेज। आप कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मत दिखिए, क्योंकि वो रिवर्स है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको। तो हमें क्या समझ में आया कि यहां पे जो नेचर है वो कन्वर्जिंग नेचर का जरूर है, बट ये रियल इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि रियल इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे with respect to optical system shall be, कौन सा नेचर है, कन्वर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग नेचर, या सिंपल भाषा में लिख सकते हैं जो अभी हमने सीखा, एक्चुअल intersection of reflected और refracted ray। और जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं इमेज पॉइंट।
और ऐसे बहुत सारे इमेज पॉइंट मिलके अलग अलग जगह पे एक कंप्लीट इमेज का निर्माण करेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप अपना चेहरा देखते हैं मिरर पे तो पॉइंट नहीं होता, आपके नोज का एक पॉइंट देखेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एक इमेज होगा, आपके आंख के किसी भी एक पॉइंट को टच करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एक इमेज होगा, आपके टीथ के एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इमेज होगा, लाइक दिस। और ऐसे सभी पॉइंट्स मिला के आपके फेस का इमेज रिफ्लेक्ट करते हैं। कहां पे? मिरर पे। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि एक पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मिला के हमें क्या बनाएंगे? एक कंप्लीट इमेज का निर्माण करेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज। ये तो हमने बात कर ली रियल इमेज की, इसका हम वर्चुअल इमेज की केस देखते हैं क्या होगा। अब आपको डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे कि मान लीजिए यहां पे एक ऑप्टिकल सिस्टम है और इसमें जो रे निकल रही है कुछ इस तरीके से निकल रही है, ऐसा। ये ऑप्टिकल सिस्टम है, ऑप्टिकल सिस्टम, ऐसा आप मान सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो रे हैं वो कैसे रे हैं? डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये या तो रिफ्लेक्टेड रे होंगे या फिर रिफ्रैक्टेड रे होंगे, या तो रिफ्लेक्टेड रे होंगे या फिर रिफ्रैक्टेड रे होंगे। इसका जो नेचर है विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल सिस्टम, आपको कैसा नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है ये डाइवर्जिंग नेचर का है। जब ये डाइवर्जिंग नेचर का है और इसको अगर आप पीछे की ओर ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये आगे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे। ये इनका कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट है? क्या ये रियली इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे? नहीं, इसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल इंटरसेक्शन पॉइंट। ये हाइपोथेटिकल इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो यहां पे हाइपोथेटिकली वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी ऑप्टिकल सिस्टम के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे का नेचर डाइवर्जिंग नेचर का हो, या सिंपल भाषा में कहें कि अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाइपोथेटिकली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उससे जो इमेज फॉर्म होगा, ऐसे इमेज को हम क्या इमेज कहेंगे? वर्चुअल इमेज। क्या इमेज कहेंगे? वर्चुअल इमेज। तो यहां पे हमें क्या समझ में आया? हमें अगर सिंपल भाषा में लिखना चाहें तो हाइपोथेटिकल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे, तभी वर्चुअल इमेज का कंडीशन बनता है। या फिर हम इसको दूसरे भाषा में ऐसा भी लिख सकते हैं, नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे with respect to optical system shall be diverging in nature। तो जहां भी हमें डाइवर्जिंग नेचर का रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे मिले तो वहां पे जो इमेज फॉर्म होगा, ये इमेज पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? इमेज पॉइंट। और कैसा इमेज पॉइंट है? वर्चुअल इमेज पॉइंट। और ऐसे बहुत सारे वर्चुअल इमेज पॉइंट मिलके एक वर्चुअल इमेज का निर्माण करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि इमेज का निर्माण करने के लिए मुझे एक ऑप्टिकल सिस्टम की जरूरत है। इमेज का निर्माण करने के लिए मुझे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे की जरूरत है। ऑब्जेक्ट जो होता है उसका लेना देना इंसिडेंट रे से है। अगर
कोई भी, चाहे दोनों केस में, चाहे इमेज केस की बात करें चाहे ऑब्जेक्ट केस की बात करें, अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट करते हैं रेज तो रियल केस होता है, अगर हाइपोथेटिकली इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्चुअल केस होता है। इसीलिए तो हम उनको वर्चुअल, जो हाइपोथेटिकल मतलब वर्चुअल, और जो रियली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनको रियल। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल हैं, आप उस वे में उसकी अंडरस्टैंडिंग लें। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूं कि इमेज के फॉर्मेशन के लिए, ये कई बार हम लेंस में, स्फेरिकल मिरर में, ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है तो ये ध्यान रखिए कि एक इमेज के फॉर्मेशन के लिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट कितनी रे का होना चाहिए? तो सिंपल है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हम 2 रे चाहिए, 2 रेज चाहिए। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए हमें 2 रेज चाहिए, मिनिमम 2 रेज। उससे ज़्यादा भी हो कोई बात नहीं, वो वहीं जाके इंटरसेक्ट करने वाले हैं, अगर उसका एक डेफिनेट रूल फॉलो कर रहे हैं तो हमें कितना चाहिए? इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें क्या समझ में आया? एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये लिख लीजिए, फॉर इमेज फॉर्मेशन हमें कितना रेज चाहिए? 2 रेज। हमें मिनिमम 2 रेज चाहिए, ये मिनिमम है, मिनिमम इतना तो चाहिए 2 रेज, अदरवाइज इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये रे कैसे रे होने चाहिए? ये रे या तो रिफ्लेक्टेड रे होगा या फिर रिफ्रैक्टेड रे होगा। तो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट image formation, it's all about object, it's all about law of reflection, it's all about finally approximation of ray optics और geometrical optics। तो कॉन्सेप्ट आज आपको समझ में आई होगी, आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से एनालिसिस करिए और अच्छे से स्टडी करिए। नेक्स्ट क्लास में हम प्लेन मिरर का स्टडी करने वाले हैं, और प्लेन मिरर एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जन्म देती है। उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर एटसेट्रा, जो कि हमारे सिलेबस में 10th का नहीं है, हम इसको ऑप्शनल वीडियो में लेंगे। लेकिन इमेज फॉर्मेशन जो प्लेन मिरर से होता है वो 10th का सिलेबस है। इसलिए आप सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रास्प करिए और कॉन्सेप्ट कॉर्नर में एंजॉय करिए फिजिक्स का। थैंक यू।